केसी गुरु मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न बैंक का हल कक्षा 10वीं गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। यह चैप्टर 5 अंकों का है। एक एक अंक के 3 प्रश्न और 2 अंक का एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। 96 और 404 का HCF होगा। तो 96 और 404 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये देखिए 96 हमने ले लिया, इसके अभाज्य गुणनखंड देख लीजिए, 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 छिंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो 96 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? यहाँ हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो इसे हम लिख देंगे 96 बराबर 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 1। इसी प्रकार 404 के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो चलिए 404 के कर लेते हैं। ये 404 सबसे पहले हमने दिया 2 दूनी 4, 2 शून्यम शून्य, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 शून्यम शून्य, 2 एकम 2 और 101 से 101 बार। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 404 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणा 101 यानी 2 की घात 2 गुणा 101। तो HCF क्या होता है? हम दोनों का निकालेंगे HCF ऑफ 96 एंड 404। तो दोनों का HCF क्या होगा? समान उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घातों का गुणनफल। तो समान उभयनिष्ठ गुणनखंड देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन उसमें न्यूनतम घात क्या हो जाएगी? न्यूनतम घात यहाँ पर हो जाएगी 2 की घात 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की घात 2 यानी 2 की घात 2 यानी 4। तो HCF 96 और 404 का हमें प्राप्त हुआ 4। तो यहाँ पर हम चुन लेंगे ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर सही है। अब लेते हैं दूसरे नंबर का प्रश्न। 12 और 15 का HCF होगा। तो ठीक है, हम इसी तरह से 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 छिंग 12, फिर 2 तिया 6 और 3 एकम 3। इस तरह से 12 के अभाज्य गुणनखंड, फिर 15 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 15 के 3 पाँचे 15, 5 एकम 5। तो देखिए उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड कौन है? यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है। तो 3 HCF कितना हो जाएगा? HCF हो जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। फिर अगला प्रश्न लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 32 तथा LCM 8 है, तो उनका HCF क्या होगा? तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल हमें दिया हुआ है 32। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM। LCM कितना दिया हुआ है? 8। तो HCF कितना हो जाएगा? HCF बराबर हो जाएगा 32 और ये गुणा में जो 8 था वो बटे में आ जाएगा, 8 चौके 32। तो HCF कितना प्राप्त होगा? 4 प्राप्त होगा। फिर देखिए अगला है 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो 4 और 7 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 4 के देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 7 में तो केवल 7 का ही भाग जाएगा। अब दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? 1 है। दोनों में उभयनिष्ठ यहाँ पर 1 है, अतः 4 और 7 का अभाज्य महत्तम समापवर्तक यहाँ पर 1 होगा। किसी पूर्णांक m के लिए सम पूर्णांक निम्न स्वरूप का होगा। किसी भी पूर्णांक में यदि हम 2 का गुणा करते हैं तो वह सम संख्या बन जाती है, अर्थात यहाँ पर सम संख्या के लिए क्या हो जाएगा? 2m होगा। 2m सम पूर्णांक होगा। निम्न संख्याओं, छठवा है, निम्न संख्याओं 5, 15 और 20 के लिए LCM और HCF का अनुपात होगा। तो 5, 15 और 20 का जब हम LCM निकालेंगे तो एक साथ लेंगे। तो देखिए सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, 5 जैसे का वैसा, 15 जैसे का वैसा, 2 धाम 20, फिर 2 का दिया, 5 जैसे का वैसा, 15 जैसे का वैसा, फिर 2 पंचे 10, फिर 3 का दिया, 5 जैसे का वैसा, फिर 3 पाँचे 15 और फिर 5, फिर 5 का देंगे तो 5 1 1 1। तो देखिए केवल 5 ही एक ऐसी संख्या है जिसने तीनों संख्याओं को विभाजित किया है, और बाकी LCM में सारे गुणनखंड आ जाएंगे। कौन कौन से? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो क्या हो जाएगा LCM? LCM हमारा हो जाएगा 3 पाँचे 15, दूनी 30, दूनी 60। लेकिन HCF क्या होगा? HCF जो तीनों को विभाजित करे,
इस 2 ने तीनों को विभाजित नहीं किया, इस 2 ने भी नहीं किया, इस 3 ने भी नहीं किया, केवल इस 5 ने तीनों संख्याओं को विभाजित किया है, इसलिए HCF क्या होगा, 5 होगा। अब हमें चाहिए दोनों का अनुपात, LCM और HCF का अनुपात। तो 16/5 तो क्या हो जाएगा, 12:1। 12:1 यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। फिर आया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। फिर संख्याओं 8, 9 और 25 के HCF का मान क्या होगा, तो देखिए निकालते हैं। 8, 9 और 25 तीनों के हम HCF निकालेंगे। तो 8 में देखिए 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, और 9 में 3 तिया 9 और 3 एकम 3, और 25 में 5 25, 5 एकम 5। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तीनों में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है सिवाय एक के, तो यहाँ पर एक ही इनका HCF होगा। सत्य और असत्य लिखिए। 2 धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R और R जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और B से छोटा है। तो यह तो क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कथन है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कथन है, अर्थात यह कथन कैसा है, सत्य है। दूसरा लेते हैं। दूसरा है यहाँ पर, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंडन उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। तो यह तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का कथन है। तो यह भी कैसा है, यह भी सत्य है। अब एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो देखिए 96 और 404 का HCF क्या होगा। 96 और 404 का HCF यहाँ पर हमने ज्ञात किया है। 96 और 404 का HCF 4 होता है। किसी पूर्णांक P के लिए 2P-1 सम होगा या विषम, बतलाइए। अब देखिए +1 होने के कारण यहाँ पर 2P-1 क्या होगा, विषम होगा। अब हमारे पास प्रश्न क्रमांक 5 है। संख्याओं 135 और 225 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। तो हल ले लेते हैं 5वें का। यहाँ पर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करेंगे। तो 135 और 225 में 225 बड़ा है, अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से एल्गोरिदम से क्या हो जाएगा, 225 को वास्तव में हम 135 गुणा 1 धन 90 के रूप में लिख सकते हैं। देखिए 135 से जब हम भाग देंगे 225 में, ये देखिए 135 से 225 में भाग दिया तो ये कितना प्राप्त हुआ, एक बार में 135 और 90 बचा। फिर इस 90 से फिर पुनः भाग देंगे किस में, इस 135 में, तो 90 एकम 90, फिर 45 बचा। फिर इस 45 से 90 में देंगे तो 45 दूनी 90 और अंतिम भाजक प्राप्त होगा 45। तो इसी क्रम को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आगे बढ़ाएंगे। तो 135 बराबर हो जाएगा, ये देखिए 90 से देंगे तो कितने बार गया, एक बार गया, 90 गुणा 1 धन 45। फिर पुनः अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में हमें प्राप्त होगा 90 बराबर 45 गुणा 2 धन 0। जब तक शेषफल 0 प्राप्त ना हो तब तक विभाजन की प्रक्रिया करते रहते हैं और इस प्रक्रिया में अंतिम भाजक ही HCF होता है। यहाँ अंतिम भाजक कौन है, 45 है, तो 45 यहाँ पर क्या होगा, HCF होगा। तो लिख देंगे HCF 135 225 बराबर 45। अब लेते हैं प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 है,
867 और 255 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। तो ये कर दिया मैंने छठवां सवाल शुरू। छठवें सवाल में देखिए 867 कैसा है, बड़ी संख्या है 255 से, इसलिए हम इस 255 से भाग देंगे किसमें, 867 में। तो देखिए ये काम हम इस तरह से रफ में कर लेंगे। तो 255 का जब 3 बार विभाजित करेंगे तो 3 पाँचे 15 की 5 हासिल का 1, 3 पाँचे 15, 1 16 की 6 हासिल का 1 और 3 दूनी 6। तो कितना प्राप्त हुआ, यहाँ पर 6 और 1 7। तो यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ, 2 0 1 102 प्राप्त हुआ। अब इस 102 से फिर से 255 में विभाजन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे तो 2 बार में क्या हो जाएगा, 204। कितना शेषफल बच जाएगा, 51। फिर इस 51 से 102 में जब देंगे तो 51 दूनी 102, तो शेषफल कितना हो जाएगा, 0। अंतिम शेषफल जैसे ही 0 प्राप्त होता है तो अंतिम भाजक ही हमारा HCF होता है। तो यहाँ पर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से कैसे करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा सीधे सीधे, तो 867 बराबर 255, सॉरी ये 255 है, 255 गुणा 3 बार विभाजित हुआ ना, 3 धन शेषफल कितना प्राप्त हुआ था, 102। फिर पुनः विभाजन की प्रक्रिया जब करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, अब ये 255, ये देखिए 255 बराबर क्या हो जाएगा, 102। 102 से जब विभाजित किए थे कितने बार गया था, 2 बार, 102 गुणा 2 और शेषफल कितना आया था, 51। अब देखिए पुनः यह प्रक्रिया करते हैं तो 102 बराबर 51 गुणा 2 धन शेषफल 0 प्राप्त हुआ था। जैसे ही शेषफल 0 प्राप्त हुआ तो वही अंतिम भाजक क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। तो HCF 867 और 255 हमें प्राप्त हुआ 51। ये हमारा आंसर है। अब लेते हैं प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 है, एक मिठाई वाला विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फियों की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। अब प्रत्येक ढेरी में अधिकतम कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं, यह ज्ञात करने के लिए हमें 420 और 130 का HCF ज्ञात करना होगा। तो 420 और 130 का HCF ज्ञात करने के लिए तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 420 एवं 130 का HCF कैसे निकालेंगे। तो देखिए 420 बराबर हो जाएगा 130। 130 से जब हम 420 में भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए कितना प्राप्त होगा, यहाँ पर यह 3 बार जाएगा तो हो जाएगा 390। बचा कितना, बचा यहाँ पर 30। फिर 30 से जब 130 में देंगे तो 30 चौके 120, बचा कितना 10। और फिर इस 10 से जब 30 में देंगे तो 3 बार में पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो इसी को हम जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, 130 गुणा 3 धन शेषफल प्राप्त हुआ 30। फिर पुनः जब अगले स्टेप में हम इसे लेकर चलेंगे तो 130 वास्तव में किसके बराबर हो जाएगा, अब इसमें 30 से विभाजित किया हमने 130 को, तो 30 गुणा 4
धन शेषफल कितना प्राप्त हुआ था 10। अब देखिए जब हम 30 को लेकर चलें तो 30 वास्तव में 10 गुणा 3 और शेषफल 0 प्राप्त हुआ। जैसे ही शेषफल 0 प्राप्त हुआ तो यही अंतिम भाजक जो है 10 420 और 130 का HCF होगा। तो देखिए 420 और 130 का HCF हम निकाल लेंगे। HCF क्या हो जाएगा 10 प्राप्त हो जाएगा। अर्थात बर्फियों की संख्या क्या ज्ञात करना था हमें, यहाँ पर प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की अधिकतम संख्या 10 रखी जा सकती है। अब लेते हैं प्रश्न क्रमांक 8। क्या है प्रश्न, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना पड़ेगा, स्तंभों की अधिकतम संख्या। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, अधिकतम संख्या किसके बराबर होगी, वो होगी HCF ऑफ किस किस का HCF 616 और 32 के HCF के बराबर होगी। तो 616 और 32 का HCF हम कैसे निकालेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम लगाएंगे तो 616 में जब हम 32 से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखिए एक बार दिया तो ये 32 हुआ, फिर कितना बचा, यहाँ पर बचा 9 और यहाँ पर बचा 2, फिर उतारे 6, फिर इसके बाद हम दे देंगे 9 बार। तो 9 दूनी 18 की 8 हासिल का 1, 9 तिया 27 और 1 28। तो हमें कितना प्राप्त हो गया 8। इस 8 से जब हम इस 32 को विभाजित करेंगे तो 8 चौके 32, तो शेषफल 0 प्राप्त हुआ। तो इसे हम कैसे दर्शाएंगे, 616 बराबर 32 गुणा 19 और शेषफल कितना प्राप्त हुआ था 296। हमें कितना प्राप्त हुआ था 29। तो 19 बार विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त हुआ था 8। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8। फिर यहाँ पर देखिए इस 32 को यहाँ सामने लाया तो 32 बराबर 8। 8 से 32 को विभाजित किया था, कितने बार हुआ था 4 बार। तो 32 बराबर 8 गुणा 4 और शेषफल 0 प्राप्त हुआ था। जैसे ही शेषफल 0 प्राप्त हुआ था तो अंतिम भाजक क्या है 8 है। तो HCF 616 और 32 का HCF हमें प्राप्त हुआ 8। तो उत्तर क्या हो जाएगा, स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, अधिकतम संख्या 8 होगी। तो यहाँ पर आंसर आ गया 8। अब लेते हैं प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2 क्यूब के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहाँ q पूर्णांक है। तो देखिए हम यहाँ पर हल में ले लेते हैं 9वें का हल। 9वें के हल में हम यहाँ पर क्या लेंगे कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो हमने मान लिया a कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। और b क्या हो जाएगा, b बराबर यहाँ पर देखिए 2q है ना, तो b बराबर कितना है 2 है। a कोई धनात्मक पूर्णांक है, b बराबर 2 है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हमें यहाँ पर प्राप्त होगा q > 0 होना चाहिए।
तो a बराबर क्या हो जाएगा 2q प्लस r, जहाँ पर q 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, 0 से बड़ा या बराबर हो जाएगा। और r के क्या मान हो सकते हैं, जब यहाँ पर b का मान 2 है तो r के संभवतः मान क्या हो सकते हैं 0 और 1 हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, दो मान जब r बराबर 0 पर क्या हो जाएगा, a बराबर 2q प्लस 0 और r बराबर 1 पर क्या हो जाएगा, a बराबर 2q प्लस 1। दो मान हमें प्राप्त हुए। 2q क्या है, एक सम पूर्णांक है, क्योंकि q एक क्या है, पूर्णांक है, तो उसमें जब 2 का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2q एक सम पूर्णांक है। जब 2q एक सम पूर्णांक है तो 2q प्लस 1 क्या होगा, तो 2q प्लस 1 क्या होगा, 2q प्लस 1 उससे एक अधिक है, यानी 2q प्लस 1 एक अधिक है। तो सम के बाद क्या होता है, एक अंक जोड़ने पर विषम, फिर उसमें एक जोड़ने पर सम, सम विषम एक एक जोड़ने पर बदलते जाते हैं। तो 2q प्लस 1 क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, विषम पूर्णांक होगा। इस तरह से यह सवाल हल होता है। अब लेते हैं 10वां सवाल। 10वां सवाल है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। यहाँ फिर से हम ले लेते हैं हल में, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। a क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो हमें यहाँ दिखाया गया है कि धनात्मक पूर्णांक 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का होता है, और जहाँ q एक पूर्णांक है। तो माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या मान लें हम, a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। चलिए अब इसमें हम देख लेते हैं b बराबर क्या रखना पड़ेगा, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 की बात हो रही है, इसलिए b बराबर 4। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हो जाएगा a बराबर 4q प्लस r, जहाँ r क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले तो हम लिख दें ओरिजिनल प्रमेय का a बराबर bq प्लस r, जहाँ r कैसा है, b से छोटा है और 0 से बड़ा या बराबर है। तो 0 से बड़ा या बराबर है, चूँकि तो b बराबर हम कब क्या रखेंगे, 4, तो bq प्लस r। तो r के क्या क्या मान संभव है, 0, 1, 2, 3 तक संभव है, क्योंकि b तो 4 है, 4 से छोटे मान होने r के। तो क्या क्या स्थिति बनेगी, a बराबर 4q, a बराबर 4q प्लस 1, a बराबर 4q प्लस 2 और a बराबर 4q प्लस 3। ये 4 स्थितियां निर्मित होंगी। अब जब 4 स्थितियां निर्मित हो सकती हैं, a क्या है, विषम पूर्णांक है। जब एक विषम पूर्णांक है तो 4q और 4q प्लस 2, ये देखिए यहाँ से हम देखते हैं इनको, तो इसे लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2q। अब 2 इंटू 2q 2 का गुणन खंड होने के कारण यह कैसा पूर्णांक हो जाएगा, सम। यहाँ भी देखिए, यहाँ से भी 2 कॉमन निकल जाएगा, तो 2q प्लस 1, तो 2 है गुणांक में, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा, सम। जब ये दोनों सम हैं तो उनमें एक जोड़ने पर जो प्राप्त होंगे वो क्या प्राप्त होंगे, विषम। अर्थात सीधे सीधे हम लिख देंगे, अर्थात 4q प्लस 1, 4q प्लस 3 विषम धन पूर्णांक हैं, विषम धन पूर्णांक हैं, क्योंकि 4q और 4q प्लस 2 समधन पूर्णांक हैं। 11वां प्रश्न है, संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। 140 को
अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है हमें, तो 140 और इसमें हम अभाज्य संख्याओं से भाग देने लगेंगे। तो 2 का दिया तो कितना प्राप्त हुआ, 2 सत्ते 14, 2 शून्यम शून्य, फिर 2 तिया 6, 2 पंचे 10, फिर देखिए 5 7 35 और 7 एकम 7। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो आंसर क्या होगा, 140 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, 5 गुणा 7 हैं। ये हो गया आंसर। अब लेंगे 12वां सवाल। 12वां सवाल है हमारा, संख्या 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब हमारे पास है 156, फिर से हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का दिया तो 2 सत्ते 14 बचा 1, 2 अट्ठे 16, फिर 2 का दिया 2 तिया 6 बचा 1, 2 नम 18, फिर 3 का दिया 3 एकम 3 और 3 तिया 9, और फिर 13 का दिया तो 13 एकम 13। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। 156 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। प्रश्न क्रमांक 13 है, संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। 13वें नंबर का प्रश्न है 6 और 20 का। तो देखिए 6 और 20 दोनों के हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 2 तिया 6 और 3 एकम 3, फिर 20 का देखिए 2 एकम 2, 2 शून्यम शून्य, फिर 2 पंचे 10, फिर 5 एकम 5। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 3। 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5। तो दोनों में जो संख्या है वह कौन है, 2 है। तो इसे हम लिख सकते हैं HCF 6 20 बराबर 2। वास्तव में इन्हें हम जब घातों के रूप में लिखते हैं तो ये हुआ 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1, और यहाँ पर हुआ 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1। तो समान उभयनिष्ठ गुणनखंड जो हैं यहाँ पर कौन है, 2 है। उसकी न्यूनतम घातों का गुणनफल क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। तो न्यूनतम घात कौन है, 2 की घात 1 है। तो HCF 2 की घात 1 अर्थात 2 प्राप्त हुआ। अब इसी प्रकार 14वें नंबर का प्रश्न है 6 72 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करना है और HCF भी ज्ञात करना है। 6 72 और 120 का। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3। तो 6 बराबर हो गया 2 गुणा 3। 72 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, 2 तिया 6 और 2 छिंग 12, फिर 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 नम 18, फिर 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो 72 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, यहाँ पर हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। और फिर 120 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 छिंग 12, 2 शून्यम शून्य, 2 तिया 6, 2 शून्यम शून्य, 2 एकम 2 और फिर 2 पंचे 10, फिर 3 पंचे 15 और 5 एकम 5। तो 120 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 120 बराबर हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब इन्हें घातों के रूप में जब हम लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 72 में 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2। 120 को क्या लिख देंगे, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। और 6 को क्या लिख देंगे,
2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1। तो HCF वास्तव में क्या होता है? HCF होता है समान उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घातों का गुणनफल। तो समान उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन है? यहाँ देखिए 2 है। 2 की यहाँ पर न्यूनतम घात तीनों में कितनी है? 2 की न्यूनतम घात है यहाँ 1, यानी 2 की घात 1। 3 देखिए, 3 भी इस 6 में भी है 3, 72 में भी है 3, 120 में भी है 3। तो सबसे न्यूनतम घात कितनी है? 1 है, 3 की घात 1, और 5 केवल 120 में है, इसलिए 5 को नहीं लिखेंगे। तो HCF 3 दूनी 6 प्राप्त हुआ। 6, 72 और 120 का HCF 6 प्राप्त हुआ। अब LCM क्या होता है? सभी गुणनखंडों के सबसे उच्चतम घातों का गुणनफल। तो देखिए सबसे पहला गुणनखंड कौन सा है? 2 है। 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है? 3 है, तो 2 की घात 3। फिर देखिए 3 है, 3 की सबसे बड़ी घात कितनी है? 3 की घात 2। फिर 5 है, 5 की सबसे बड़ी घात कितनी है? 1 है। तो LCM कितना प्राप्त हो जाएगा? 2 की घात 3 मतलब 8, 3 की घात 2 अर्थात 9, और ये हो गया 5। तो LCM ऑफ 672 120 हमें प्राप्त हो जाएगा 9 पाना 45 और 45 अट्ठे 360। और HCF कितना प्राप्त हुआ था? HCF ऑफ 672 120 हमें प्राप्त हुआ था 6। ये दोनों हमारे आंसर प्राप्त हो चुके हमें। अब देखिए 15वें नंबर का प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांक 12, 15 और 21 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो देखिए 15वें नंबर का प्रश्न है 12, 15 और 21 का HCF और LCM दोनों ज्ञात करना है। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 छिंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। 15 के हो गए 3 पाँचे 15, 5 एकम 5, और 21 के हो गए 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड कितने हुए? 2 गुणा 2 गुणा 3, जिसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1। 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 3 गुणा 5, जिसे हम लिख सकते हैं 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। और 21 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ? 3 की घात 3 गुणा 7, 3 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। तो HCF क्या होगा? HCF होगा समान HCF 12, 15 और 21 का HCF क्या होगा? समान उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घात। न्यूनतम घात कौन सी है? 3 की घात 1 है। तो HCF कितना प्राप्त हुआ? 3। LCM क्या हुआ? सभी गुणनखंडों की उच्चतम घातों का गुणनफल। देखिए 2 की उच्चतम घात कितनी है? 2 है। 3 की उच्चतम घात है 1, 5 की उच्चतम घात है 1 और 7 की उच्चतम घात है 1। तो कितना हो जाएगा? फिर 2 की घात 2 यानी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और 60 गुणा 7। तो कितना हो जाएगा? 60 गुणा 7 करेंगे तो 7 शून्यम शून्य 7 छिंग 42। तो LCM कितना प्राप्त हुआ? 420। HCF कितना प्राप्त हुआ? 3। अब लेते हैं 16वां सवाल। 16वां सवाल है HCF 306 657 का है 9 और LCM 306 657 हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हमारे पास सूत्र क्या है? सूत्र क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल वास्तव में क्या होता है? HCF गुणा LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो अब यहाँ पर दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? 306 और 657 हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा सूत्र में मान रखने पर? 306 गुणा 657 बराबर हमें क्या दिया हुआ है?
HCF 9 दिया गया है, तो LCM हमें ज्ञात करना है। तो देखिए LCM यहीं रह जाएगा, 306 गुणा 657 के बटे में कौन आ जाएगा, 9 आ जाएगा। जब हम इसे काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 तिया 27 और बचा 3, 9 चौके 36। तो LCM कितना प्राप्त हो जाएगा, हम गुणा कर देंगे, 657 गुणा 34। देखिए 4 सत्ते 28 की 8 हासिल का 2, 4 पंचे 20 और 2 22 की 2 हासिल का 2, 4 छिंग 24 और 2 हो गए 26 और 3 सत्ते 21 की 1 हासिल का 2, 3 पाँचे 15 और 2 17 की 7 हासिल का 1, 3 छिंग 18 और 1 हो गया 19। जब हम जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 8 3 13 की 3 हासिल का 1, फिर 11 और 1 12 की 2 हासिल का 1, तो यहाँ प्राप्त हुआ 22,338। तो आंसर हमें क्या प्राप्त हुआ, आंसर हमें प्राप्त हुआ LCM 306 657 का LCM हमें 22,338 प्राप्त हुआ। चलिए अब लेते हैं 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न है, संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता है। तो आइए 4 की घात n पर हम विचार करते हैं। 4 की घात n को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 पूरे की घात n। चूँकि 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड चूँकि 4 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, चूँकि 4 के अभाज्य गुणनखंड में 2 एवं 5 दोनों की उपस्थिति होने पर ही संख्या 4 की घात n 0 पर समाप्त होगी। जबकि 4 की घात n बराबर 2 गुणा 2 पूरे की घात n, घात n को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 पूरे की घात n। चूँकि 4 की घात n के गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त कोई अन्य अंक नहीं है, जबकि संख्या तभी 0 पर समाप्त होती है जब गुणनखंड में 2 एवं 5 दोनों उपस्थित हों। 2 और 5 दोनों उपस्थित होना अनिवार्य है, अर्थात 4 की घात n 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि गुणनखंड में 2 और 5 दोनों की उपस्थिति होने पर ही संख्या 0 पर समाप्त होती है। अब लेते हैं 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 13 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 धन 5 भाज्य संख्याएं हैं। तो हमारे पास संख्याएं हैं 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13। अब यहाँ से हम 13 को कॉमन निकालते हैं तो अंदर बचता है 7 गुणा 11 धन 13 निकल गया, यहाँ से भी 13 निकल गया तो यहाँ बचा 1
अब चूंकि गुणनखंड में 13 है, अर्थात यह संख्या चूंकि 13 गुणांक में है, अर्थात संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित है, अब जब 13 से पूर्णतः विभाजित है अर्थात भाज्य है। जब 13 से पूर्णतः विभाजित है तो भाज्य है। इसी प्रकार हमारी दूसरी संख्या क्या है? 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 धन 5। अब यहाँ से भी हम 5 को उभयनिष्ठ ले लेंगे तो अंदर बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और यहाँ पर बचेगा धन 1। चूँकि फिर से लिखेंगे, इसी तरह से लिख देंगे 5 गुणांक में है। कहाँ पर है? गुणांक में है, अर्थात संख्या पूर्ण जो संख्या है 5 से पूर्णतः क्या है? विभाजित है। पूर्णतः जब 5 से विभाजित है तो इसे हम क्या लिख देंगे? जब 5 से पूर्णतः विभाजित है तो इससे हम लिख देंगे विभाजित है, अर्थात संख्या कैसी है? भाज्य है। जब 5 से पूर्णतः विभाजित है, किसी भी संख्या से यदि विभाजित है तो वह संख्या भाज्य है। तो ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। तो अध्याय 1 की प्रश्न बैंक का हल यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।